नमस्कार बच्चों। आज हम आपकी जो एमए फर्स्ट ईयर के थर्ड पेपर में थर्ड यूनिट है आयुर्वेदिक डाइट एंड ये आपके यूजीसी नेट के भी सेकंड पेपर के अंदर है। तो आयुर्वेदिक डाइट को आज हम डिस्कस करेंगे। ये ऐसी यूनिट है बेटा, अगर आप इसको खाली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की बजाय अगर ईमानदारी से सीखने की कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए पढ़ना भी आसान रहेगा और न केवल आपका एग्जाम में स्कोर ही बढ़ेगा बल्कि आपकी लाइफ भी कुछ हद तक और सुधरेगी। ठीक है, तो आप इसे ईमानदारी के साथ सीखने का प्रयास करेंगे। एग्जाम में तो स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में आप लोगों की लाइफ भी इम्प्रूव होगी। ठीक है, आयुर्वेद के अनुसार बोला जाता है आहार संभवो ही देह, अर्थात आहार ही आपकी बॉडी का सबसे बेसिक पिलर है, सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है। आहार से ही आपका शरीर स्वस्थ होगा और आहार से ही आपका शरीर अस्वस्थ भी हो सकता है। अब वो आहार की क्वालिटी के ऊपर, आहार की आप किस प्रकार का आहार कर रहे हैं, इन सब बातों के ऊपर डिपेंड करता है। आयुर्वेद कहता है फूड इज दैट सब्सटेंस विच न्यूरिशेस द बॉडी टिश्यू। यहाँ पर आयुर्वेद में बॉडी टिश्यू का मतलब क्या लिया जाएगा? धातु। आ रही है बात समझ में? इसको हम डिस्कस करेंगे इसी यूनिट के दौरान। धातु हमारे शरीर में कैसे बनती हैं, कितनी धातुज हमारे शरीर में होती हैं। लेकिन अभी बस याद रखिए, जो आहार है वो हमारी बॉडी को न्यूरिशस करता है, हमारे टिश्यूज मीन्स धातुज को न्यूरिशस करता है एंड प्रमोट द स्ट्रेंथ एंड कॉम्प्लेक्सन एंड मेंटेन द हेल्थ ऑफ द बॉडी माइंड एंड सेंसेस। कहने का मतलब क्या है? आहार आपका वो पदार्थ है जो आपके शरीर में उत्पन्न होने वाली धातुओं का पोषण करे, आपके शरीर में बल की वृद्धि करे, मीन्स आपकी ताकत को बढ़ाए तथा आपके मन और इंद्रियों को भी स्वस्थ रखे। यहाँ पर अगर हम अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस डाइट की बात करते हैं तो मॉडर्न साइंस सिर्फ इतना बताती है कि डाइट से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। ठीक है, लेकिन मॉडर्न साइंस इतना डेप्थ में जाकर के नहीं बताती भाई वो कैसे आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा, क्या उससे आपके शरीर पर कहाँ कहाँ उससे इफेक्ट पड़ेगा, वो आपके मन को कैसे स्वस्थ रखेगा, वो आपकी सेंसेस को कैसे स्वस्थ रखेगा। ठीक है, कैसे वो आपके शरीर के अंदर बल उत्पन्न करेगा, इन सब बातों पर मॉडर्न साइंस चुप है। उसका सीधा सा एक उत्तर है कि भाई इससे आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी। आ रही बात समझ में? लेकिन आयुर्वेद हमें बिल्कुल डिटेल में बताता है, आयुर्वेद हमें बिल्कुल डेप्थ में बताता है। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद हमारी ह्यूमन बॉडी के विषय में 100% जानता है। और अगर हम वही मॉडर्न साइंस की बात करते हैं तो मॉडर्न साइंस हमारी बॉडी के विषय में 100% नहीं जानती है। ठीक है, concept of diet in ayurveda, in ayurveda diet is called आहार। डाइट को क्या बोलते हैं आयुर्वेद के अंदर? आहार बोलते हैं। एंड इट इज कंसिडर्ड द प्राइमरी पिलर ऑफ द लाइफ। जैसा मैंने अभी बताया भाई, ये बेसिक स्तंभ है आपकी लाइफ का, ये प्राइमरी पिलर है, ये सबसे पहला स्तंभ है आपकी लाइफ का। आ रही है बात समझ में? प्रॉपर डाइट मेंटेन हेल्थ एंड प्रिवेंट द डिजीज एंड सपोर्ट द लॉन्गिटिविटी। अगर आप प्रॉपर आहार ले रहे हैं, आपका आहार प्रॉपर है, अभी हम समझेंगे प्रॉपर किस भाषा में बोला जा रहा है, प्रॉपर का सेंस क्या है आयुर्वेदा के अंदर। अगर आप प्रॉपर आहार ले रहे हैं तो वो हमारी हेल्थ को मेंटेन करके रखता है, वो हमारे शरीर के अंदर बीमारियां आने ही नहीं देगा। ठीक है, और हमारी लॉन्गिटिविटी को बढ़ाता है, मीन्स हमें अधिक आयु प्रदान करता है। यही अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करते हैं, मॉडर्न साइंस कहती है कि बीमार होने स्वस्थ होने के लिए बीमार होना जरूरी है।
आ रही बात समझ में? लेकिन आयुर्वेद वही कहता है भाई बीमार होना ही क्यों है? ठीक है? आयुर्वेद कहता है भाई बीमार होना ही नहीं है, स्वास्थ्य को बनाए रखना है, स्वास्थ्य बिगड़ना ही नहीं चाहिए और स्वास्थ्य ना बिगड़े उसके लिए आयुर्वेद ने सबसे पहला पिलर बताया आपका आहार, आपको भोजन कैसा करना है। आ रही बात समझ? कोई भी मशीन है वो फ्यूल के ऊपर चलती है। अगर हम हमारे नॉन लिविंग मशीन्स की बात करते हैं, गाड़ी है, बाइक है, स्कूटी है, वो सबका सब फ्यूल के ऊपर चलता है। ठीक है? ऐसे ही हमारे जो ह्यूमन मशीन है, ह्यूमन मशीन का जो फ्यूल है, वो फ्यूल क्या है? आहार है। आ रही बात समझ में? अगर फ्यूल अच्छा होगा, तो मशीन एवरेज ज़्यादा देगी, मशीन ज़्यादा एफिशिएंट हो पाएगी, मशीन ज़्यादा काम कर पाएगी, मशीन ज़्यादा कुशलता के साथ काम कर पाएगी और अगर फ्यूल की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो मशीन जल्दी खराब हो जाएगी। ठीक है? तो आयुर्वेद में आहार डाइट को बोला गया है और इसे जीवन का प्रमुख स्तंभ माना गया है। उचित आहार स्वास्थ्य को बनाए रखता है, आपको रोगों से बचाता है और दीर्घायु प्रदान करता है। ठीक है? अब इंपॉर्टेंस क्या है डाइट की आयुर्वेदा के अंदर? According to the Ayurveda, food is a source of energy, strength, immunity and mental clarity. आयुर्वेद के अनुसार जो आहार है वही आपके शरीर के अंदर ऊर्जा का रूप लेता है, वही आपके शरीर के अंदर बल का रूप लेता है, वही आहार आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है और वही आहार आपके मेंटल क्लैरिटी को बढ़ाता है, वही आहार आपकी मानसिक स्पष्टता का भी स्रोत है। ऐसा क्यों है? भई अगर आपने आहार अच्छा किया है, आपने बलवर्धक आहार किया है, आपने आहार ऐसा किया है जो आपके इम्यून सिस्टम की ग्रोथ कर रहा है, तो आप जल्दी से बीमार नहीं पड़ेंगे, आप शीघ्रता से बीमार नहीं पड़ेंगे और अगर किसी भी कारण से, किसी अन्य गलती की वजह से बीमारी आ भी गई, तो वो आपके शरीर में अधिक देर तक, अधिक दिनों तक नहीं ठहरेगी। और आप देख पाते हैं जब व्यक्ति बीमार होता है, रुग्ण अवस्था में होता है, डिजीज की अवस्था में होता है, तब उसका जो मेंटल लेवल है, मेंटल लेवल भी बीमारी के साथ साथ अप डाउन होता रहता है। लेकिन यहाँ पर आयुर्वेद कहता है भाई बढ़िया आहार करें, बढ़िया बल प्राप्त करें, अपनी बढ़िया रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखें और अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया रहेगी, आप बीमार पड़ेंगे ही नहीं, तो आपकी मेंटल क्लैरिटी भी कैसी रहेगी? अच्छी रहेगी। ठीक है? आयुर्वेद में हमारे मेनली 2 ग्रंथ को, 2 टेक्स्ट को कंसीडर किया जाता है। आपका एक सुश्रुत संहिता है और एक चरक संहिता है। अब जो सुश्रुत संहिता है वो शल्य चिकित्सा का पार्ट है, लेकिन हम यहाँ फिजिकल चिकित्सा की बात कर रहे हैं। शल्य चिकित्सा की बात नहीं है आपके सिलेबस में। तो यहाँ पर हम चरक संहिता से समझने का अगर प्रयास करते हैं, चरक संहिता आहार को क्या मानता है, जो हमने क्लास के स्टार्टिंग में ही शुरू किया था, आहार संभवम वस्तु रोगाश्च आहार संभवा, अर्थात फूड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ हेल्थ एंड डिजीज। अरे बात समझ में? फूड ही आपकी हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और फूड ही आपके शरीर में आने वाले रोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है? अब ये जो 3 पिलर हमने बोला भाई आहार जो है वो सबसे बेसिक पिलर है आपकी लाइफ का, सबसे मुख्य स्तंभ है। तो इसके बाद और भी स्तंभ हैं क्या? तो हैं भाई, और भी स्तंभ हैं। 3 स्तंभ माने जाते हैं हमारी जीवन में। सबसे पहला जो स्तंभ है वो आहार माना गया है। सेकंड जो है हमारी निद्रा मानी गई है, नींद मानी गई है और तीसरा बैलेंस्ड कंडक्ट मीन्स ब्रह्मचर्य। निद्रा और ब्रह्मचर्य आपके सिलेबस में नहीं है। आहार को हम इस पूरी अपनी यूनिट के दौरान डिस्कस करेंगे। निद्रा और ब्रह्मचर्य के विषय में मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ। आपने अगर यहाँ पर बढ़िया आहार ले लिया, आपने आहार ऐसा लिया है भई जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जो आपके शरीर में बल उत्पन्न करता है, जो आपके शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो आपके शरीर में मेंटल क्लैरिटी को लेकर के आता है। ठीक है? और ऐसा आहार खाने के बाद आपने निद्रा ढंग से नहीं ली,
आप अपने किसी बहुत इम्पोर्टेंट काम में व्यस्त रहे या फिर आप खाली रात में फ़ोन पर रील्स स्क्रॉल करने में व्यस्त रहे। आ रही बात समझ में? आपकी चाहे वो आपके लिए इम्पोर्टेंट काम हो और या फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपकी बॉडी को इस बात से कोई मतलब नहीं है। उसे उस आहार को डाइजेस्ट करने में वो आपने चाहे कितनी ही बढ़िया क्वालिटी का क्यों ना लिया हो, उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक प्रॉपर स्लीप की ज़रूरत होती है, एक निद्रा की ज़रूरत होती है। अगर आपकी निद्रा किसी भी कारण से डिस्टर्ब है, तो आपका आहार प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा। आपके आहार की क्वालिटी बढ़िया होते हुए भी वो वैसा-वैसा आपके शरीर में एफिशिएंसी नहीं ला सकता। वो वैसी-वैसी मेंटल क्लैरिटी आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता। आ रही है बात समझ में? तो आहार के बाद जो सेकंड मेन पिलर है आपकी बॉडी का, आपके जीवन का, वो निद्रा है। और अगर उसके बाद इम्पोर्टेंट है आपके शरीर में, आपने आहार भी बहुत अच्छा लिया है, ठीक है? जो सब कुछ आपके शरीर में अच्छा-अच्छा करने वाला है। उसके बाद आपने एक प्रॉपर नींद ली है, जिसकी रिक्वायरमेंट थी आपकी बॉडी को, आपने वो काम भी कर लिया। अब क्या होना शुरू हुआ? आहार आपके शरीर में पचना शुरू होगा। वो ऊर्जा में रूपांतरित होगा, वो बल में रूपांतरित होगा, वो मेंटल क्लैरिटी में रूपांतरित होगा। अब जब मेटाबॉलिज्म होता है, मीन्स आपने जो लिक्विड लिया है या फिर सॉलिड लिया है, वो जब अपने नए नए रूप के अंदर चेंज होना स्टार्ट होता है, ऊर्जा में, बल में, मेंटल क्लैरिटी में, और वो अपने जब पीक के ऊपर होता है, तो आयुर्वेद के अनुसार माना जाता है हमारे शरीर में आहार के ग्रहण करने के बाद उसके डाइजेशन से लेकर के 7 धातुएं हमारे शरीर में बनती हैं, 7 टिश्यू हमारे शरीर में बनते हैं। इसी क्लास में हम उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जो 7वां टिश्यू होता है, वो एक के बाद एक बनते हैं। पहले एक बना, फिर दूसरा बनेगा, फिर तीसरा बनेगा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां। जो 7वां होता है, वही हमारे शरीर का फाइनेस्ट प्रोडक्ट होता है। मीन्स आपने आहार ग्रहण कर लिया, आपने निद्रा बहुत अच्छी ले ली, फिर आपके शरीर में 7 धातु बनेंगी, एक करके एक, एक के बाद एक। तो जो 7वीं धातु है, वही आपके शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पुरुषों में बनती है, मेल के अंदर बनती है वीर्य, और महिलाओं में बनता है रज। आ रही बात समझ में? अब जो ये वीर्य और रज है, ये हमारी ह्यूमन बॉडी का सबसे फाइनेस्ट प्रोडक्ट है। अगर किसी भी कारण से ये वीर्य और रज आपकी बॉडी से बाहर निकलता है, वो चाहे गलत आहार की वजह से हो, वो चाहे गलत नींद की वजह से हो, वो चाहे फिर मिथुन की वजह से, मीन्स सेक्स की वजह से हो, इसका कोई भी रीजन क्यों ना हो, अगर ये आपकी बॉडी से बाहर निकलता है बिना यूज के, अरे ये बात समझ में? यूज़ का मतलब यहाँ पर संतान उत्पत्ति से है। उसके अलावा अगर ये किसी भी अन्य कारण के लिए आपके शरीर से बाहर निकलता है, तो आपका वो अच्छा किया हुआ आहार भी वेस्ट है, आपकी वो अच्छी ली हुई नींद भी वेस्ट है। मीन्स जो आपकी बॉडी का फाइनेस्ट प्रोडक्ट था, वो आपकी बॉडी के अंदर अब नहीं है। जिसके लिए आपके पूरे शरीर ने मेहनत की थी, जो आपके स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला था, वो अब आपकी बॉडी के अंदर नहीं है। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? तो ब्रह्मचर्य आपकी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। बेसिक में सबसे पहला क्या है? आहार है, सेकंड निद्रा है। ये दोनों काम आपने कर लिए बड़ी मेहनत के साथ, और अगर तीसरे काम में गड़बड़ कर दी, तो ऊपर वाले दोनों भी क्या होंगे? वेस्ट रहेंगे आपके लिए। आ रही है बात समझ में? तो आयुर्वेद इतनी डिटेल में आपको बताता है। अब आहार शरीर को ऊर्जा, पोषण, रोग प्रतिरोधक शक्ति, मीन्स ओज, ओज क्या होता है इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, और दीर्घायु प्रदान करता है। उचित आहार के बिना औषधियां और उपचार भी प्रभावी नहीं होते हैं। अगर आपने प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं और आप उस इम्प्रॉपर डाइट की वजह से बीमार पड़ जाते हैं, आपकी ये ह्यूमन मशीन बीमार पड़ जाती है, और उसके बाद आप उपचार ले करके इसे ठीक करना चाहते हैं, अगर उस दौरान भी आपने अपनी डाइट को नहीं ठीक किया, तो वो उपचार भी आपके शरीर के अंदर प्रभावी नहीं हो पाएगा, इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, आपके स्वस्थ होने के चांसेस कम रहेंगे। ठीक है? संतुलित आहार इज इक्वल टू स्वास्थ्य। अगर आपका संतुलित आहार है, तभी आप स्वस्थ
रह पाएँगे। अगर आपने संतुलित आहार नहीं किया है, आपका आहार असंतुलित है, तो आपके शरीर में रोग आएँगे ही आएँगे। कोई भी आपके शरीर में रोग आने से आपको नहीं बचा सकता। ठीक है? अब आहार का किस-किस चीज़ के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी के अंदर? आहार का सबसे पहला इफ़ेक्ट पड़ता है दोष के ऊपर। दोष हमारे शरीर में 3 माने जाते हैं, वात, पित्त और कफ। सेकंड जो इफ़ेक्ट पड़ता है आहार का अग्नि के ऊपर, जिसे आप जठराग्नि के नाम से भी जानते हैं, मीन्स डाइजेस्टिव फायर हमारी बॉडी की, जो खाना पचाने में हमारी सहायता करती है, हमारे शरीर की सहायता करती है। नेक्स्ट धातुज, जो मैंने अभी आपको बताया था, 7 धातुएँ कौन-सी बनती हैं? आपने आहार ग्रहण किया, उससे बनेगा आपके शरीर में आहार रस। वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा? रस के अंदर कन्वर्ट होगा, डस्ट अलग निकलने के बाद। आ रही बात समझ में? डस्ट स्टूल के रूप में आपकी बॉडी से निकल जाता है, तो किस में कन्वर्ट होगा? सबसे पहले रस के अंदर कन्वर्ट होगा। अब उस रस से क्या बनेगा? रक्त बनेगा। अब रक्त जब इकट्ठा होगा तो उससे क्या बनेगा? आपका मांस वाला टिश्यू बनेगा, मांस से आपका मेद का टिश्यू बनेगा, मेद से आपकी अस्थि बनेगी, अस्थि से आपका मज्जा बनेगा और मज्जा के बाद आपका जो फाइनेस्ट प्रोडक्ट है आपकी बॉडी का, जिसके लिए शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो वीर्य, जिसे शुक्र भी बोला जाता है, या रज। आ रही बात समझ में? क्लियर है यहां तक? और लास्ट है आपका ओजस, इम्यूनिटी, मींस आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता। अब ये 7 धातुएं आपकी बॉडी के अंदर एक के बाद एक बने, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से वीर्य। अब अगर कोई व्यक्ति इसे अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर पाता है, और न केवल स्टोर, इसे पचा पाता है अच्छे व्यायाम के द्वारा, अच्छे अच्छे कामों के द्वारा, अच्छे वर्कआउट के द्वारा, ठीक है, वो आपका फिजिकल वर्कआउट भी हो सकता है, वो आपका मेंटल वर्कआउट भी हो सकता है। आ रही बात समझ में? अगर वो इसको अपनी बॉडी के अंदर पचा पाता है, तो इससे नेक्स्ट आपकी बॉडी के अंदर तैयार होता है ओज। तब यही 7वीं धातु ओज का रूप धारण करती है, और यही ओज आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम है। आ रही बात समझ में? क्लियर है? मीन्स इन सातों धातुओं की अगर हम बात करते हैं, सातों के सातों धातु में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वीर्य। आपने आहार क्यों ग्रहण किया था? ताकि आपके शरीर में वीर्य और रज उत्पन्न हो सके। अगर आप इसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ओज में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तब आपकी पूरी की पूरी मेहनत का कोई विशेष लाभ आपको मिलने वाला नहीं है। आ रही बात समझ में? इसका ओज के अंदर कन्वर्ट होना बहुत जरूरी है। इसका आपकी इम्यून सिस्टम के अंदर कन्वर्ट होना बहुत जरूरी है। तभी आपको मेंटल क्लैरिटी आ पाएगी, तभी आपके शरीर में बल बन पाएगा, तभी आपके शरीर में ऊर्जा संचारित रहेगी। आ रही बात समझ में? आप फुल ऑफ एनर्जी रहेंगे। क्लियर है? अब ये दोसाज क्या होते हैं? सबसे पहले बोला हमने, दोष के ऊपर इफेक्ट पड़ता है आहार का। आयुर्वेद आपकी बॉडी के अंदर 3 दोष या प्रकृति मानता है। उन्हें प्रकृति भी बोला जाता है कि बॉडी की प्रकृति ऐसी है, और उन्हें दोष भी बोला जाता है। दोनों बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे कि उन्हें प्रकृति कब बोला जाता है और दोष कब बोला जाता है। आयुर्वेद के अनुसार आपकी बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी 3 आपकी ये प्रकृति के द्वारा गवर्न की जाती है, चलाई जाती है, या आपके इन तीनों दोषों के द्वारा चलाई जाती है। सबसे पहला है इसमें वात। जो वात प्रकृति है आपके शरीर की, वो वात प्रकृति आपकी मोमेंट, इसमें दोनों टाइप की मोमेंट कंसीडर कर लीजिएगा, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। ठीक है, ये आपके मोमेंट और आपके नर्वस सिस्टम को चलाने का काम करती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वात प्रकृति के पास है। अब अगर हम पित्त प्रकृति की बात करते हैं, पित्त प्रकृति डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म
को गवर्न करने का काम करती है, उनको कंट्रोल करने का काम करती है। मीन्स आपने आहार ग्रहण किया, उस आहार को पचाने का काम और उस आहार से आपकी बॉडी के अंदर 7 धातुओं को तैयार करने का काम और उन 7 धातुओं के बाद ओज बनाने का काम किसका है? आपकी पित्त प्रकृति का है। अगर हम कफ की बात करते हैं, जो तीसरी प्रकृति है आपकी बॉडी की, तो कफ आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी मीन्स आपके शरीर की जो संरचना बनावट है, वो बनावट और उसके अंदर जो स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, वो लेकर के आने का काम कौन करती है? कफ प्रकृति का है। आ रही है बात समझ में? अब यही प्रकृतियां दोष कब कहलाती हैं? आपके शरीर में इन तीनों प्रकृतियों का इक्विलिब्रियम स्टेज में रहना बहुत जरूरी है। आ रही बात समझ में? आपके शरीर में जितना वात है उतना ही पित्त होना चाहिए, उतना ही आपके शरीर में कफ होना चाहिए। मतलब तीनों इक्वल अमाउंट में होने जरूरी हैं, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। अगर आपका वात बढ़ गया है, आयुर्वेद के अनुसार अगर आपका वात बढ़ गया है या फिर आपका वात बहुत घट गया है, पित्त बढ़ गया है, या फिर ऐसी स्थिति कफ के साथ है, मीन्स तीनों इक्वल नहीं है, कोई बहुत ज्यादा है, कोई बहुत कम है, कोई कोई बीच में है। आ रही बात समझ में? उस दौरान क्या होगा? आपका शरीर बीमार होगा। ठीक है। और इनका इक्विलिब्रियम हटते ही, इनकी इक्वलिटी हटते ही एक दूसरे के साथ, इन्हीं प्रकृति को फिर दोष माना जाता है। फिर वात के बढ़ने की वजह से जो आपके शरीर में रोग होंगे, उन्हें बोला जाएगा कि ये वात दोष से हुए रोग हैं, ये वात जन्य रोग हैं। अगर पित्त आपके शरीर में बहुत ज्यादा घट जाता है और पित्त के घटने की वजह से आपका शरीर रोगी हो रहा है, तो माना जाता है ये पित्त जन्य दोष हैं। ठीक है। इन्हीं तीनों को प्रकृति बोला जाता है। प्रकृति मीन्स ये आपकी बॉडी को गवर्न करते हैं। और दोष कब बोला जाता है? जब इनके घटने या बढ़ने की वजह से आपका शरीर बीमार पड़ जाता है। ठीक है। तो दोष समझ में आया? दोष क्या होता है? यही आपके शरीर की प्रकृति होती है, वात पित्त कफ। और इन्हीं को जब इनकी वजह से आपका शरीर बीमार पड़ता है, इनके घटने या बढ़ने की वजह से आपका शरीर बीमार पड़ता है, इनके इक्विलिब्रियम या इक्वलिटी के टूटने से शरीर बीमार पड़ता है, तब ये क्या कहलाते हैं? दोष कहलाते हैं। अग्नि मैं बता चुका हूं, डाइजेस्टिव फायर है। धातु रक्त मांस सॉरी रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और वीर्य। ठीक है। ओज जब आपका वीर्य या रजस, जिसे आप मेहनत के द्वारा, अपने फिजिकल वर्कआउट के द्वारा, फिजिकल एक्सरसाइजेस के द्वारा और या फिर अपने मेंटल वर्क के द्वारा उसे नेक्स्ट स्टेप के अंदर कन्वर्ट कर पाते हैं, तब वो आपका क्या बनता है? ओज बनता है। ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर जो आहार है, वो इन्हीं 4 चीज़ों को अफ़ेक्ट करता है। सबसे पहले अगर आपने आहार बढ़िया लिया है, संतुलित लिया है, तो वो आपके इन तीनों प्रकृतिज़ को मेंटेन करने का काम करेगा, उनके इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने का काम प करेगा। और जब उनकी इक्वलिटी मेंटेन रहेगी, तो आपका शरीर रोगी नहीं पड़ेगा। ठीक है? अग्नि के ऊपर इफेक्ट डालता है। अगर आपका आहार सुपाच्य है, तो अग्नि आपके शरीर में अच्छी रहेगी। अब अगर अग्नि अच्छी रही, तो धातुएं अच्छे से बन पाएंगी, प्रॉपर बन पाएंगी। आ रही है बात समझ में? अगर धातुएं प्रॉपर बन पाई, अगर वीर्य और रज आपके शरीर में अच्छी मात्रा में उपलब्ध है, तभी आप उसे ओज में कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर वो पहले ही नहीं है, ना के बराबर आपकी बॉडी में बन रहा है, तो ओज में किसे कन्वर्ट करेंगे फिर? आ रही है बात समझ में? और ये सारा का सारा किस पे डिपेंडेंट है? आहार के ऊपर डिपेंडेंट है। अब फूड कितने प्रकार का, मीन्स आहार कितने प्रकार का माना गया है आयुर्वेद में? सबसे पहला है आपका सात्विक आहार, सेकंड है आपका राजसिक आहार और थर्ड है आपका तामसिक आहार।
जो सात्विक आहार है, वो आपके फ्रेश, प्योर और लाइट जो न्यूट्रिशंस होते हैं, उन्हें क्या माना जाता है? सात्विक आहार माना जाता है। इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं, जो आपको अन्य किसी प्राणी को परेशान किए बिना, उसको दुःख दिए बिना प्राप्त होता है, उसे आप सात्विक आहार बोल सकते हैं। प्राणी मीन्स जो प्राण लेता है। उसमें मनुष्य भी है और बाकी सभी पशु पक्षी भी कंसीडर किए जाते हैं। मीन्स जो प्राण लेता है उसे प्राणी बोलते हैं। जो आपके अलावा अन्य किसी प्राणी को दुख दिए बिना प्राप्त किया जाए, उसे सात्विक आहार कहा जाता है। इसमें क्या होगा? आपके ताजे फल सब्जियां होंगे, आपका ताजा अनाज होगा, अन्न होगा, शुद्ध होगा, क्वालिटी के अंदर प्योर होना चाहिए, हल्का होना चाहिए और पौष्टिक होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? ये आपके मन को शांत और शुद्ध करता है। मन को शांत और शुद्ध करने की सेंस मैं पहले ही बता चुका हूँ। भई आपके शरीर को बीमार पड़ने ही नहीं देगा। जैसे फल हैं, दूध है, सब्जियाँ हैं, आपका घी है, आपका अनाज है। आ रही है बात समझ में? ठीक है। सात्विक आहार अगर व्यक्ति ग्रहण करता है, तो इसमें आपकी जो प्रकृति है, वो तीनों की तीनों प्रकृति किसके अंदर रहेंगी? वात पित्त कफ किसके अंदर रहेंगे? इक्वलिटी के अंदर रहेंगे। वो कम ज्यादा नहीं होंगे एक दूसरे से। ठीक है। और सेकंड स्टेज में आपका क्या है? राजसिक आहार। अत्याधिक तीखा। भाई आपने उसको बड़ा, उसमें मिर्च बहुत ज्यादा डाल दी है, बहुत तीखा कर दिया है अपनी जीभ के स्वाद के लिए, और बड़ा उसको नमकीन बनाया है या मसालेदार बनाया है। अब मसालेदार का यहाँ ये मतलब मत ले लेना कि भाई सात्विक आहार के अंदर आप मसाले प्रयोग नहीं कर सकते, उसे बिल्कुल घास-फूस की तरह बना करके खाना है। ये सेंस नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर आप मसाले डालेंगे औषधियों वाले। मीन्स अपने घर पर खरीद के लाएँगे, उन्हें कूटेंगे, फिर डालेंगे। और यहाँ पर मसालों का मतलब है जो आप पैकिंग बाज़ार से लेके आते हैं, वो चाहे किसी भी कंपनी की क्यों ना हो। वो चाहे कंपनी अपनी प्योरिटी का कितना भी दावा क्यों ना करती हो, अगर आप उसे यूज़ कर रहे हैं, वो फिर गलत सेंस में जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बना बहुत पहले दिन की पैकिंग होती है। आ रही बात समझ में? अब पैकिंग का क्यों इफ़ेक्ट पड़ता है, उस पर भी हम इसी क्लास के दौरान डिस्कस करेंगे। पैकिंग बहुत पुरानी होती है, 2-2 3-3 साल की उनकी एक्सपायरी वो लोग रखते हैं, लेकिन अगर आप इधर उन्हीं मसालों का प्रयोग करते हैं, आप खरीद के लाएँगे, ताज़ा कूटेंगे और ताज़ा डालेंगे। आ रही है बात समझ में? उसके बाद ये जो राजसिक आहार है, वो चंचलता और उत्तेजना को बढ़ाता है। मीन्स अगर आपने उसे बड़ा तीखा कर दिया है, उसको बड़ा आपने चटपटा बना दिया है, मसालेदार बना दिया है, तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा? उत्तेजना बढ़ेगी और चंचलता बढ़ेगी। इसमें आपका चाय, कॉफ़ी, मसाले, इस प्रकार का जो आहार है, वो किसमें कंसीडर किया जाता है? राजसिक आहार के अंदर कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट है आपका तामसिक आहार। तामसिक आहार में क्या-क्या आता है भई? सबसे पहले आपका बासी भोजन, वो कुछ भी हो, चाहे वो चाहे पीने की वस्तु हो, वो चाहे खाने की वस्तु हो, बासी, सड़ा हुआ, फर्मेंटेड, जो फर्मेंट करके बनाया जाता है। भारी भोजन, ये भी किसमें आएगा? तामसिक में आएगा। ये क्या करेगा? आपके शरीर के अंदर आलस्य और अज्ञान को बढ़ाता है। अब उसमें क्या है? शराब है। शराब भी आपके शरीर के अंदर मेंटल क्लैरिटी का ह्रास करती है। मांस भी आपके शरीर के अंदर मेंटल क्लैरिटी का ह्रास करता है, और बासी भोजन भी। अब ये बासी किस सेंस में है? यहाँ बासी का मतलब क्या है? क्योंकि लोगों का अपना अलग-अलग परसेप्शन होता है। कोई अगर शाम को जैसे घर में माताएँ-बहनें होती हैं, अगर अत्यधिक आटा उनसे गूँना जाता है, तो उनमें से कुछ महिलाएँ होती हैं, उस आटे को अपने फ्रिज में स्टोर रखती हैं और उसे बासी नहीं मानती हैं। लेकिन आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है भई कोई भी भोजन है, अगर उसे बने हुए 3 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है, तो वो बासी माना जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, वो किस कैटेगरी में आएगा? तामसिक कैटेगरी में आएगा। अब तामसिक में क्यों आएगा? जब भोजन बासी हो जाता है, तो धीरे-धीरे उसके अंदर जीवाणु पनपने शुरू हो जाते हैं। आ रही बात समझ में? हमें वो जीवाणु पनपने के बाद दिखाई देते हैं, लेकिन उसकी अपनी एक प्रोसेस होती है। वो प्रोसेस 3 घंटे के बाद से ही शुरू हो जाती है।
ठीक है? अब 3 घंटे के बाद उसमें जीवाणु पनपना शुरू हो चुका है और आप उसे फिर क्या करते हैं? गरम करके खाते हैं। अब उसके अंदर जब जीवन आ चुका है, उसके अंदर जब जीवाणु आ चुका है और आप उसे गर्म करेंगे तो वो जीवाणु उसी भोजन के भीतर मरेगा कि नहीं मरेगा? उसी भोजन के भीतर मरेगा और इसीलिए इसको हम ऐसा भी मान सकते हैं कि मांसाहार की कैटेगरी में भी आता है। 3 घंटे के बाद का बना हुआ भोजन तामसिक कैटेगरी के अंदर आता है। आ रही है बात समझ में? कोई भी व्यक्ति अगर लगातार ऐसे भोजन का सेवन करता है जो बासी भोजन है, तो उस व्यक्ति के अंदर आलस बढ़ेगा और अज्ञान बढ़ेगा। ठीक है? और आलस इतना बढ़ेगा, वो व्यक्ति इतने आलस में डूब जाएगा, वो अपनी किसी प्रिय वस्तु के नाश पर भी खड़ा नहीं होगा। मीन्स भयंकर आलस में व्यक्ति होगा। तामसिक भोजन की कैटेगरी के अंदर, ठीक है? मैं पहले ही बता चुका हूँ, सात्विक आहार के अंदर आपकी तीनों प्रकृति, वो चाहे आपका वात हो, वो चाहे पित्त हो, वो चाहे कफ हो, तीनों इक्विलिटी में रहती हैं, कोई भी ऊपर-नीचे नहीं रहेगा। ऊपर-नीचे नहीं रहेगा तो शरीर बीमार नहीं पड़ेगा। अब राजसिक आहार लेते ही आपके बीमारी के चांसेस बढ़ गए, आपके शरीर में रोग आएगा ही आएगा। आ रही है बात समझ में? आप लगातार राजसिक भोजन खा रहे हैं तो आप बीमार पड़ेंगे। इसके बाद है आपका तामसिक भोजन। अगर तामसिक भोजन आप खा रहे हैं तो यहाँ भई आपकी जो मेंटल क्लैरिटी है उसके ऊपर बिल्कुल जैमर लग जाएँगे। मेंटल क्लैरिटी नाम की कोई चीज़ आपके जीवन में नहीं बचेगी। हर चीज़ के अंदर आपको डाउट होगा, हर चीज़ के अंदर आपको कन्फ्यूज़न होगा, किसी भी काम को आप ईमानदारी से नहीं कर पाएँगे, समय पर नहीं कर पाएँगे। आ रही है बात समझ में? उसकी वजह से फिर आपको अलग से दुःख होगा, ठीक है? सात्विक आहार आपके मन को शुद्ध रखता है, आत्मिक उन्नति करता है। आत्मिक उन्नति का यहाँ पर केवल एक मतलब नहीं है, आत्मिक उन्नति मीन्स आपकी कंप्लीट, स्वयं की कंप्लीट उन्नति, ठीक है? राजसिक आहार आपको मानसिक अशांति लेके आएगा। मानसिक अशांति कब लेके आएगा? जब आप बीमार पड़ेंगे। तामसिक आहार तो भाई बीमारी वाली कैटेगरी से भी आगे चला जाता है। यहाँ तो आपकी चेतना का पतन हो जाता है, कॉन्शियसनेस का पतन हो जाता है और लगातार तामसिक भोजन करने वाला व्यक्ति कॉन्शियस नहीं रह पाएगा। क्लियर है? ये पहला किसके आधार पर था? प्रकृति के आधार पर, मीन्स गुण के आधार पर। प्रकृति का अर्थ क्या है? गुण। आ रही है बात समझ में? सेकंड है टेस्ट के आधार पर। अब आप कैसा भी भोजन खा रहे हैं, कोई व्यक्ति अगर मांसाहार करता है, हालांकि जो हमारी ह्यूमन मशीन है वो मांसाहार के लिए डिजाइंड नहीं है। कैसे डिजाइन नहीं? क्योंकि वो सात्विक आहार के लिए डिजाइंड है। ये ह्यूमन मशीन के बारे में आयुर्वेद ने बताया कि भाई ये ह्यूमन मशीन अगर सात्विक आहार करेगी, सात्विक आहार कंज्यूम करती रहेगी तो ये कभी भी बीमार नहीं पड़ेगी। अब फॉर एग्जाम्पल कोई भी गाड़ी पेट्रोल ड्रिवन है, उसकी जो इंजन की वर्किंग एल्गोरिदम है वो पेट्रोल से चलने वाली है और अगर उसमें डीजल डाल दिया जाए तो गाड़ी क्या होगी? खराब हो जाएगी, तुरंत खराब हो जाएगी, वो चल नहीं पाएगी, उसका इंजन सीज हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? लेकिन ये ह्यूमन जो मशीन है, ये आपकी नॉन लिविंग मशीन से बहुत ज़्यादा एडवांस है। ये एकदम से खराब नहीं होती है। आपने सात्विक भोजन की जगह राजसिक भोजन कर लिया, ऐसा नहीं है, आपकी तुरंत मेंटल क्लैरिटी चल जाएगी, आप तुरंत मर जाएँगे या आप बहुत भयंकर बीमार पड़ जाएँगे, ऐसा नहीं है। वो धीरे-धीरे बीमार पड़ती है। आ रही है बात समझ में? उसमें मतलब क्या है, आपको मौका दिया जाता है कि भई तुम दोबारा सात्विक आहार पर जा सको और अपने जीवन को बीमार पड़ने से बचा सको, ठीक है? लेकिन लोग नहीं रुकते हैं, फिर शरीर बीमार पड़ता है, फिर भी नहीं रुकते हैं, फिर शरीर भयंकर बीमार पड़ता है। आ रही है बात समझ में? और तामसिक में तो चेतना का पतन हो जाता है। अब जो लोग मांस करते हैं, मीन्स मांस किसमें आता है? आपके तमस गुणी भोजन के अंदर मांस कंसीडर किया जाता है। तो बॉडी जो हमारी है वो सात्विक भोजन के ऊपर ड्रिवन है। ह्यूमन मशीन सात्विक भोजन के ऊपर ड्रिवन है। आप चाहे सात्विक भोजन की बात कर लीजिए, आप चाहे राजसिक भोजन की बात कर लीजिए, आप चाहे तामसिक भोजन की बात कर लीजिए, उसमें चाहे मांस शराब कुछ भी क्यों ना हो, वो सारे के सारे 6 टेस्ट में ही आते हैं। उनके अंदर या तो मधुर टेस्ट मिलेगा,
आप चाहे सात्विक की बात कर रहे हैं, राजसिक की, तामसिक की, ये तीनों के तीनों की आगे टेस्ट पर बेस्ड कैटेगरी है। ये कुछ ऐसा मत मान लेना कि बिल्कुल अलग से है कुछ। अब उन तीनों को टेस्ट के आधार पर डिवाइड किया गया है। वो या तो मधुर मिलेंगे, वो या तो अम्लीय मिलेंगे, लवणीय मिलेंगे, कटु मिलेंगे खाने में, तिक्त मिल सकते हैं या फिर कसाए मिलेंगे। आ रही है बात समझ में? अब ये मधुर क्या होता है, अम्ल क्या होता है, लवण क्या होता है, कटु क्या होता है, तिक्त क्या होता है और कसाय क्या होता है? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मधुर। तो टेस्ट में आयुर्वेद में टेस्ट को क्या बोला गया? रस बोला गया। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मधुर रस को। मधुर रस प्रोवाइड क्या करता है आपको? स्ट्रेंथ करता है और न्यूरिशमेंट जो है आपकी बॉडी को प्रोवाइड करता है, पहली बात। दूसरी बात, ये आपके टिश्यू की जो ग्रोथ है, मीन्स टिश्यू की सेंस क्या है आयुर्वेद में? धातु। धातुओं की जो ग्रोथ है, उस ग्रोथ को प्रमोट करता है। ठीक है? पेसिफाइज वात एंड पित्त। वात और पित्त को शांत करता है। नेक्स्ट, अक्सस इंक्रीज कफ। ये कफ को बढ़ाता है। आ रही है बात समझ में? अब अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में लगातार मधुर भोजन कर रहा है, उसके भोजन का स्वाद मधुर है, उसकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ भी आएगी, न्यूरिशमेंट भी आएगी एक लेवल तक। उसकी जो धातुएं हैं, उनकी ग्रोथ को भी प्रमोशन मिलेगा। लेकिन उसका वात और पित्त डाउन होता चला जाएगा। लगातार अगर वो व्यक्ति मधु भोजन कर रहा है, तो उसका वात और पित्त डाउन होगा। अभी आप लोगों को बताया है, अगर वात, पित्त और कफ तीनों इक्विलिटी में नहीं रहते हैं, तो शरीर बीमार पड़ता है। वो भले ही व्यक्ति स्ट्रेंथ और न्यूरिशमेंट वाला भोजन कर रहा हो, लेकिन फिर भी बीमार पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वात और पित्त वो लगातार डाउन किए जा रहा है। आ रही है बात समझ में? इसमें आपका क्या आएगा? आपका दूध आएगा, घी आएगा, चावल आएगा, गेहूँ आएगा, आपके मीठे फल आएँगे, आपका शक्कर आएगा। आ रही है बात समझ में? मीठी वस्तुएँ, जो खाने में जिनका स्वाद मीठा होता है, मिठास आता है जिनसे, ठीक है? सेकंड है आपका अमल रस। जो मधुर रस है, मधुर रस का गुण क्या है? अब हर एक रस की अपनी बेसिक प्रॉपर्टी होगी, उसके अपने बेसिक गुण होंगे। जैसे अग्नि का बेसिक गुण क्या होता है? आग का बेसिक गुण क्या होता है? जलाना। पानी का बेसिक गुण क्या होता है? शीतलता। आप पानी को 1000 डिग्री सेल्सियस पे भी गर्म करेंगे और उसे खुला छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, वो क्या करेगा? ठंडा होगा ही होगा। आ रही बात समझ में? कहने का मतलब क्या है, कितना भी गर्म क्यों ना कर लीजिए, खुला छोड़ने के बाद वो अपने बेसिक गुण के अंदर आएगा ही आएगा। ठीक है? ऐसे ही मधुर रस का बेसिक गुण है, वो गुरु होता है। गुरु का मतलब भारी। कैसा होता है? भारी होता है। सेकंड, स्निग्ध होता है। स्निग्ध का मतलब क्या होता है? उसके अंदर चिकनाई होती है। ठीक है? और नेक्स्ट क्या होता है? वो शीतल होता है प्रकृति में। ठीक है? अगर हम बात करते हैं अम्ल रस की, अम्ल रस उष्ण होता है। वो क्या था? शीतलता। ये क्या है? उष्ण है। नेक्स्ट स्निग्ध है, मीन्स ये भी चिकनाई वाला होगा। लघु का मतलब क्या है? हल्का होगा। गुरु का मतलब भारी, लघु का मतलब हल्का, मीन्स हॉट, ऑयली एंड लाइट। ये आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाता है। हर एक रस का अपना अपना काम है। मधुर रस आपको बल और ऊर्जा प्रदान कर रहा था। अम्ल रस आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को इंक्रीज करता है, आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाता है। और जब पाचन शक्ति बढ़ेगी, मीन्स आप जो खा रहे हैं वो प्रॉपरली पचेगा, तो आपको भूख भी ज्यादा लगेगी। आ रही है बात समझ में? और ये बात को शांत करता है। ठीक है? अधिक सेवन से पित्त और कफ को बढ़ाता है। अगर आपने इसका बहुत ज्यादा सेवन कर लिया, आपके भोजन के अंदर सुबह भी अमल रस है, दोपहर में भी अमल रस है, शाम को भी अमल रस है, आप लगातार अमल रस खाई जा रहे हैं, तो आपका पित्त और कफ बढ़ेगा। और जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इसके बढ़ने से भी क्या होगा? शरीर में रोग आएगा, क्योंकि इनकी इक्वलिटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अब इसमें क्या है? आपका नींबू है, दही है, इमली है, खट्टे फल हैं, सिट्रस फ्रूट। आ रही बात समझ में? ये किस में कंसीडर किया जाता है? आपके अमल रस के अंदर कंसीडर किया जाता है।
नेक्स्ट है आपका लवण रस। लवण रस कैसा होता है भाई? उष्ण होता है और स्निग्ध होता है। मीन्स चिकनाई में। इंग्लिश में बोले तो ऑयली। ऑयली का मतलब ये मत ले लेना यहाँ पर कि ये तेल से भरपूर होता है। मीन्स इसमें तेल की मात्रा ज़्यादा होती है। यहाँ पर ऑयल का अर्थ है चिकनाई। आ रही बात समझ में? उसमें घी की भी मात्रा ज़्यादा हो सकती है। घी से भी चिकनाई हो सकती है। ठीक है? मीन्स उसका स्वभाव है चिकनाई वाला। ठीक है? ये आपके स्वाद को बढ़ाता है। ये भी पाचन में सहायक है। अगर वात आपके शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो वात को शांत करेगा, मीन्स नॉर्मल स्टेज में लेके आएगा और अधिक सेवन में पित्त और कफ को बढ़ाएगा। ठीक है? पित्त और कफ के बढ़ने से भी क्या आएँगे? शरीर में रोग आएँगे। ठीक है? नमक है, सेंधा नमक है, समुद्री नमक है, ये किसमें आते हैं? आपके लवण रस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है आपका कटु रस। कटु रस कैसा होता है? उष्ण होता है, मीन्स हॉट होता है। रुक्ष होता है, रुक्ष का मतलब ड्राई, सूखापन लेकर के आएगा ये। ये स्वभाव में सूखा होता है और लघु मीन्स हल्का होता है। क्या करता है? स्टिमुलेट डाइजेस्टिव फायर, ये आपकी जठराग्नि को तेज करता है, कफ को रिड्यूस करने का काम करता है, मीन्स कफ को डिग्रेड करता है, ठीक है? आपके शरीर को शुद्ध करता है और वात और पित्त को बढ़ाता है। अगर आप इसका अधिक सेवन कर लेंगे, तो वात और पित्त आपके शरीर में बढ़ जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट है आपका तिक्त रस। तिक्त रस का गुण क्या है? ये शीतल होता है स्वभाव में, रूखा होता है और हल्का होता है। आ रही है बात समझ में? कोल्ड होता है, ड्राई होता है और लाइट होता है। यहाँ कोल्ड का मतलब ये नहीं कि आपने किसी भोजन को अगर फ्रिज में डाल के ठंडा कर दिया, तो वो तिक्त रस के अंदर आ जाएगा, या किसी भोजन को आपने गर्म कर लिया तो वो उष्ण वाली कैटेगरी में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। वो स्वभाव में ही उष्ण है, जैसा मैंने अभी बताया। पानी स्वभाव में ही शीतल है। अग्नि स्वभाव में ही गर्माहट देने वाली, एनर्जी देने वाली, जलाने वाली होती है। आ रही है बात समझ में? तो ऐसे ये स्वभाव में ठंडा है। ये क्या करता है आपकी बॉडी से? पॉइजन को निकालने का काम करता है, डिटॉक्सिफाई करता है आपकी बॉडी को, मीन्स आपकी बॉडी को शुद्ध करने का काम करता है। कफ और पित्त को नॉर्मल स्टेज में लेकर के आने का काम करता है। अधिक सेवन से वात बढ़ाता है। अब आपका नीम है, डिटॉक्सिफाई करता है आपकी बॉडी को। करेला है, डिटॉक्सिफाई करता है। मेथी है, ये भी डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है आपकी बॉडी का। हल्दी है, ये भी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है। तो ये सब के सब किसके अंदर आएंगे? तिक्त रस के अंदर आएंगे। आ रही है बात समझ में? सॉरी, यस, तिक्त रस के अंदर आएंगे। ठीक है? इससे आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो आज के लिए इतना ही। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।